नमस्कार साथियों, दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय और आज के एडिटोरियल एनालिसिस में बात करेंगे सुबिमल भट्टाचार्य जी के एक लेख सिक्योरिंग आवर नेटवर्क्स की। सुबिमल भट्टाचार्य जी अभी एक डिफेंस और साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं और उनके जरिए बात करेंगे साइबर अटैक्स की। कैसे भारत अपने साइबर सिक्योरिटी सिस्टम को और सुदृढ़ कर सकता है। अभी हालिया कंटेक्स्ट देखेंगे कि क्यों इसकी बात हो रही है। एम्स पर जो साइबर अटैक हुआ है उसको लेकर के जो बातें हैं वो देखेंगे कि उनके क्या क्या पहलू हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है, देश कैसे साइबर सिक्योर हो सकता है और ये जो गलती हमसे हुई है, एम्स पर जो साइबर अटैक हुआ है वो क्यों हुआ है, दरअसल उसके पीछे निहितार्थ क्या है और ऐसे अटैक आगे होने की कितनी संभावनाएं हैं, इन सब की बात करेंगे। इन जनरल साइबर सिक्योरिटी की बात नहीं करेंगे आज, क्योंकि उसे हम कभी और किसी अन्य संदर्भ के साथ देख सकते हैं, उसको डिस्कस कर सकते हैं। आज विशिष्ट तौर पर जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन होती है जिसे सीआई कहा जाता है, तो सीआई सिक्योरिटी कैसे हम कर सकते हैं और कौन से ऐसे संस्थान हैं जिन्हें हमें बचाना चाहिए। अगर साइबर सिक्योरिटी इन जनरल की बात करेंगे तो बहुत वृहद चर्चा उस पर हो जाएगी और वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज सिर्फ सीआई पर अपना फोकस रखेंगे, इस आर्टिकल पर अपना फोकस रखेंगे और देखेंगे कि कैसे हम साइबर सिक्योर कंट्री बन सकते हैं, जैसा हम अक्सर वादा करते हैं हमारे लोगों से कि आप जो पेमेंट्स करते हैं, आप जो इंफॉर्मेशन देते हैं वो सिक्योर है। अब वो कितनी सिक्योर है उस पर सवालिया निशान इस इंफॉर्मेशन के लीक होने के बाद या उस पर अटैक होने के बाद उठाया जाना लाजमी है। तो कहां से शुरुआत करेंगे, इस आर्टिकल में क्या है वो पहले देख लेते हैं। आर्टिकल में सुबिमल जी पहले इस घटना का जिक्र करते हैं कि किस प्रकार अटैक हुआ है, उसके क्रोनोलॉजी क्या है और किस प्रकार से अटैकर्स ने उसको चूज किया है एम्स को अटैक करने के लिए। फिर वो कहते हैं, सवाल उठाते हैं कि सिर्फ एम्स क्यों, ऐसा क्या कारण है कि सिर्फ एम्स को चुना गया और क्यों ऐसा हो पाया, क्या हम उतने तैयार हैं कि नहीं है। फिर वो आगे इसके मेजर्स बताते हैं कि कैसे हम इन सब से बच सकते हैं और आगे का रास्ता क्या है, भविष्य क्या है, भविष्य में हम इनसे कैसे निजात पा सकते हैं, कौन कौन से मेजर्स हैं जो हम ले सकते हैं। इन सब चीजों की आज चर्चा करेंगे और मोटे तौर पर साइबर सिक्योरिटी को देखेंगे कि भारत में कौन कौन से निकाय हैं, वो किस प्रकार से काम करते हैं, CERTIN क्या है, उसके अलावा क्रिटिकल इंफॉर्मेशन जो है वो क्या है। तो कुछ बेसिक टेक्निकल आपको इंफॉर्मेशन यहाँ मिलेगी, इसके अलावा एक वृहद विश्लेषण जो इस मामले का है वो करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये क्यों आवश्यक है, क्योंकि 2017 में इसी विषय पर एक PYQ आपको देखने को मिलेगा जिसमें पूछा गया था कि किसकी जिम्मेदारी है कि इस प्रकार के इंफॉर्मेशन को जो साइबर अटैक है वो पहुंचाए जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज है उन तक। तो उस वक्त इसका आंसर कुछ और था, अभी उसके आंसर बदल गए हैं क्योंकि हमने कानूनों में परिवर्तन कर लिया है। तो एक बार आप वो भी देख लीजिए और उसके संदर्भ में अगर इसे देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। अब आर्टिकल पर चलते हैं। पहले वो घटना का जिक्र करते हैं कि नवंबर 23 को इसी साल यानी कि पिछले एक हफ्ते में जो एम्स पर अटैक हुआ है उसने भारत में जो नेटवर्क सिस्टम है उसको हिला के रख दिया है। ये जो साइबर अटैक हुआ है उसने भारत के जो नेटवर्क्स हैं उनकी पोल पट्टी खोल दी है कि कितना हम सुभेद्य हैं इस प्रकार के अटैक्स को लेकर के। और ई हॉस्पिटल जैसी जो सेवाएं एम्स देता था वो बंद करनी पड़ गई हैं, उनको मैनुअल लेवल पर हमने करना स्टार्ट कर दिया है। जो डिटेल्स होती हैं, मसलन जैसे इमरजेंसी वार्ड की इंफॉर्मेशन होती है, इन पेशेंट आउट पेशेंट होते हैं, लेबोरेटरी विंग्स बहुत सारे होते हैं, तो उनमें जो रिसर्च होती है, उनमें जो टेस्टिंग्स होती है, उनकी सारी इंफॉर्मेशन जो होती है उस पर अटैक हो गया है। तो वो हम मैनुअली करना अब हमें पड़ रहा है, इतना हमारा स्थिति आ चुकी है और उससे बहुत सारे सर्वर्स भी इंपैक्ट हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर सुबिमल जी ये एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं कि अटैक बहुत भयानक है और कैसे भारत उसकी चपेट में आ गया और इतना बड़ा संस्थान कैसे आ गया। वो आगे कहते हैं कि ये साइबर टेररिज्म भी है और इफ्सो जो कि दिल्ली पुलिस की एक ब्रांच है, उसने विंग है माफ कीजिएगा, उसने 25 नवंबर को इसमें केस दर्ज करके अपनी छानबीन शुरू भी कर दी है। अब वो आगे कहते हैं कि ऐसी खबरें आई कि 200 करोड़ रुपए मांगे गए और एक रैंसमवेयर का मामला वो कहते हैं कि दिखाई देता है, लेकिन ऐसा नहीं। अगर सिंपल रैंसमवेयर का मामला होता तो इसको शायद कहीं ना कहीं बिहाइंड द डोर्स इसे निपटाने की कोशिश की जाती। हो सकता है कि सरकार या फिर जो संबंधित अथॉरिटीज हैं वो इस बात को मान भी जाती और रैंसम दे भी दी जाती, लेकिन चूंकि अब ये खबर पब्लिक डोमेन में आई है इसलिए इससे बहुत बड़ी कोई साजिश है और सिर्फ 200 करोड़ का ये मामला नहीं है, रैंसमवेयर तक का ये मामला नजर नहीं आता है। ये एक साइबर सिक्योरिटी का प्रश्न यहाँ पर खड़ा हो जाता है कि इस प्रकार की संस्थाएं
और एक ऐसा सिस्टम क्यों तैयार नहीं है अभी तक इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं उनके लिए? क्यों हजारों लाखों लोगों की इंफॉर्मेशन, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को स्टेक पर रख दिया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि एक संस्थान प्रिपेयर्ड नहीं है साइबर सिक्योरिटी के लिए? ये गंभीर सवाल वो यहां पर उठाते हैं और आगे कहते हैं कि मेडिकल, अब वो जो हमने आपसे पहले कहा कि प्रश्न क्या कर रहे हैं, प्रश्न वो ये कर रहे हैं कि क्यों एम्स को चुना गया, वाई एम्स, सिर्फ एम्स क्यों चुना गया, कोई दूसरा संस्थान क्यों नहीं चुना गया? अब वो आगे इसका जवाब देते हैं कि क्यों मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, वो कहते हैं कि नेटवर्क का, डेटा का एक ऐसा पॉइंट बन चुके हैं जो कोविड के बाद में बहुत ज्यादा यूज में लाए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा डेटा आपको आज के दिन मेडिकल फील्ड्स में देखने को मिलेगा और वो कहते हैं कि कोविड के बाद ये लगातार बढ़ गया है और जो क्रिमिनल सिंडिकेट है उसने रियलाइज किया कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस की डिजिटल सिस्टम पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी होती है, वो अपना सारा काम डिजिटली करते हैं और यहां पर अगर अटैक किया जाएगा तो उनको सफलता मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी के और प्राइवेसी के एस्पेक्ट्स भी शामिल हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों की सिक्योरिटी जुड़ी हुई है, बहुत सारे लोगों की प्राइवेसी जुड़ी हुई है। हो सकता है कि कोई किसी इस प्रकार की बीमारी से ग्रसित है और वो नहीं चाहता कि उसकी बीमारी की रिपोर्ट्स बाहर आए, ये भी हो सकता है। तो अपने आप में बहुत संदेहास्पद स्थिति पैदा हो जाती है और वो आगे कहते हैं कि बहुत सारे देशों की तरह भारत ने ये नहीं किया और बहुत सारे देश ऐसा कर चुके हैं कि उसने अपने जो मेडिकल सेक्टर की इंफॉर्मेशन है उसे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत रखा है। ये समझने लायक है, CII, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो IT एक्ट है हमारा, IT एक्ट की धारा है 70(1), उसमें क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की परिभाषा दी गई है और वो ये कहता है कि कोई भी ऐसी जानकारी या किसी कंप्यूटर संसाधन पर इस प्रकार का अटैक या उसमें निहित कोई जानकारी जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा, हेल्थ केयर या सुरक्षा इन जनरल या देश की इकोनॉमी पर कोई खतरा पैदा हो जाए, वो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन होगी। यानी कि सीधे सीधे देश पर हमला करने जितना ही खतरनाक है CII, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत ने लेकिन ऐसा नहीं किया है। हेल्थ को अभी भी भारत ने CI के अंडर स्पेसिफाई नहीं किया है और एम्स भारत का, वो कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक और पब्लिक एंटरप्राइज है, यानी कि रणनीतिक और सार्वजनिक उपक्रम है। वो करीब 38 लाख लोगों का इलाज करता है, जिसमें से न सिर्फ गरीब आदमी या देश की आम जनता या आम जनमानस है, बल्कि उसमें बहुत सारे लीडर्स भी होते हैं और देश की टॉप ब्यूरोक्रेसी के ऐसे लोग भी होते हैं जो देश के नैरेटिव को ड्राइव करते हैं, जिनकी प्राइवेसी या जिनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है किसी भी रैंसमवेयर के लिए या किसी साइबर हैकर के लिए। अगर वो पब्लिक होती है तो उन लोगों को न सिर्फ नुकसान होगा बल्कि देश को इन जनरल भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अब वो आगे कुछ प्रश्न उठाते हैं। वो कहते हैं कि 38 लाख लोगों का इलाज प्रति साल अगर कोई संस्थान करता है तो इतनी तो इन्फॉर्मेशन उसके पास है ही, बहुत सारे लोगों की और भी है जो देश की टॉप ब्यूरोक्रेसी में या जो देश को चलाते हैं। फिर वो कुछ सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि जब इतना रणनीतिक और सार्वजनिक उपक्रम ये है तो आपने इसकी साइबर सिक्योरिटी के लिए, इसके सर्वर्स के लिए, जो डिवाइसेस इससे जुड़े हुए हैं उसके लिए माफ कीजिए हाईएस्ट साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड क्यों नहीं अख्तियार किए और उनके लिए कोई डिजास्टर रिकवरी प्लान आपके पास क्यों नहीं है? अगर किसी संस्थान जो कि इतना महत्वपूर्ण है तो आपके लिए साइबर सिक्योरिटी उसके लिए होनी चाहिए, उसके लिए आपके पास प्लान होना चाहिए, उसके समय समय पर ऑडिट होना चाहिए और जो सर्टेन और जो अदर उसके पैरामीटर्स हैं उसके अनुसार आपको होना चाहिए। ये भी आप समझ लीजिए। सर्टेन क्या है? सर्टेन है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया, यानी कि भारत में कंप्यूटर प्रणालियां कहें कि मोटे तौर पर साइबर सिक्योरिटी से संबंधित जो मामले होते हैं उनसे डील करने वाली टीम है सर्टेन। तो कहते हैं कि इनके मानकों पर आप कितने खरे उतरे हैं, क्या आपने उन्हें फॉलो किया है, क्या आपने एम्स ने साइबर हाइजीन इकोसिस्टम को अपनाया है, और अगर नहीं तो फिर इससे पैदा होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए आपके पास क्या समाधान है? जब आप इतने बड़े नेटवर्क में कार्य करते हैं तो आपके पास उसके लिए कोई समाधान क्यों नहीं है? सुविमल जी ये सवाल उठाते हैं और आगे वो पूछते हैं कि इस प्रकार के जो अटैकर्स होते हैं वो इनक्रिप्टेड डेटा को रैंसम के लिए उसका प्रयोग करते हैं, वो फिरौती मांगते हैं 200 करोड़ 250 करोड़, जैसा कि प्रश्न अभी उठाया गया था कि क्या वाकई 200 करोड़ मांगे गए थे। तो वो कहते हैं कि हमें ऐसी सूचनाएं मिली हैं, ऐसा खबरों में हमने पढ़ा, लेकिन जो ऑफिशियल
इस पे प्राथमिकी दर्ज हुई है उसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि उनसे रैंसम मांगी गई है 200 करोड़ क्रिप्टो करेंसी में जो बातें हो रही है वैसा कुछ नहीं है। अगर वो कहते हैं कि ऐसा होता भी तो उन्हें दे भी दिया जाता, इस मामले को निपटा भी लिया जाता बिहाइंड द क्लोज डोर्स और ये पब्लिक डोमेन में नहीं आती। लेकिन चूंकि अब ये पब्लिक डोमेन में आ चुकी है और पहले ही दिन इसकी रिपोर्टिंग कर दी गई थी दिल्ली पुलिस को, तो अब बहुत सारे विंग्स जो हैं वो इसमें आ गए हैं, इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन वो लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार के अटैक किए हैं और उनसे निपटने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही जो डेटा है उसको रिस्टोर करने का प्रयास भी चल रहा है लगातार। वो कहते हैं कि दिल्ली पुलिस ने सेक्शन 66F ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008, जो आईटी एक्ट है 2008 का, उसकी धारा 66F है। क्या कहती है ये धारा? ये धारा कहती है कि साइबर अटैक करना या साइबर अटैक में षड्यंत्रकारी होना दोनों ही आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट करा सकता है। ये वो धारा कहती है और उनका आगे कहना है कि दिल्ली पुलिस ने इस धारा को इन्फोर्स कर दिया है और इसके तहत अब वो साइबर टेररिज्म की इस घटना को जांच रही है। आगे वो कहते हैं कि ये पता है कि भारत का जो हेल्थ सेक्टर है वो सीआई के अंतर्गत नहीं आता है, इनकी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन के अंतर्गत नहीं आता है, और उस पर जो हमला हुआ है वो अपने आप में सिग्निफिकेंट है क्योंकि इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, न सिर्फ हेल्थ केयर के डेटा को बल्कि कुछ इंडिविजुअल्स को भी। अगर उनका डेटा बाहर आता है तो इंडिविजुअल्स को बहुत नुकसान हो सकता है। और अब ये मामला सिर्फ एक रैंसमवेयर का नहीं बच गया है। अगर सिर्फ फिरौती का मामला होता, आपके किसी सिस्टम को अटैक किया, आपके सिस्टम को हैक किया, आपको बोला कि हमें इतनी फिरौती दे दीजिए, आप दे देते, अगर इतना बड़ा मामला ना होता तो। जब पब्लिक डोमेन में मामला है तो वो कहते हैं कि इसके कैनोटेशंस राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा खतरे में है। ये बात सुविमल जी यहाँ पर एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। आगे वो कहते हैं कि पहले भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं और ये इंसिडेंट भी हमारे लिए एक वेकअप कॉल हो सकता है कि हम अक्रॉस सेक्टर जाकर ये देखें कि हमारे साइबर सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं वो कितने खरे उतरते हैं। यानी कि न सिर्फ हेल्थ केयर में बल्कि जो दूसरे डोमेन्स हैं, मान लीजिए भारत का स्टॉक मार्केट है या कहें कि भारत के जो डिफेंस सर्विसेज हैं उसके अकाउंट्स हैं, ऑडिट अकाउंट्स हैं, या इन जनरल जो सरकारी अकाउंट्स हैं वो कितने सिक्योर है, उनका डेटा कितना सिक्योर है, ये हमारे लिए एक वेकअप कॉल है। अगर एम्स के डेटा को कोई ब्रीच कर सकता है तो अन्य संस्थानों के डेटा को भी ब्रीच किया जा सकता है। वो कहते हैं कि नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, जिसे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ साल पहले जिसकी ओर इशारा किया था, अब उसका समय आ गया है कि उसको इंप्लीमेंट करें, उसको लागू करें, उसको लेकर के आए और उस पर काम किया जाए। ये हमारा एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट हो सकता है और इसके पीछे जो हमारा मोटिव है इसको लागू करने का वो यही है कि हम साइबर अटैक्स के लिए तैयार रहें और ऐसे इंस्टीट्यूट्स तैयार करें जो कि साइबर सिक्योरिटी में हमारी मदद कर सकें और हमारी जो क्षमता है उसको बढ़ा सकें साइबर सिक्योरिटी के मामलों में। इसके अलावा वो कहते हैं कि इसमें फॉरेंसिक्स और जो एट्रीब्यूशंस हैं और दूसरे जो बाकी संस्थान है उनका सहयोग भी काम करेगा। तो जब पूरा इकोसिस्टम हम तैयार करेंगे कि एक तो हम इतने पहले से प्रिपेयर्ड रहें कि कोई अगर हम पर अटैक करने वाला है साइबर अटैक, उसके लिए हमारा सिस्टम तैयार रहे। दूसरा, अगर कोई अटैक हो गया है उसके बाद डेटा रिस्टोरेशन के लिए हमारे पास क्या उपाय है और जो बाकी संस्थाएं हैं वो हमें किस प्रकार से सहयोग दे सकती हैं, उसमें पुलिस की क्या भूमिका है, अन्य जो संस्थान है जैसे अभी एम्स ने डीआरडीओ से सहयोग मांगा है वो लोग क्या कर सकते हैं, वो संस्थान क्या कर सकते हैं। तो एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करना पड़ेगा ताकि हम सिक्योर रहें, हमारा डेटा सिक्योर रहे, हमारे संस्थान सिक्योर रहे। वो कहते हैं कि बजट एलोकेशन भी करना पड़ेगा, इसके लिए बहुत सारे मंत्रालयों को साथ आना पड़ेगा और इसे प्रायोरिटी पर लाना पड़ेगा, ना कि ये अंतिम प्रायोरिटी हमारी रहे कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते जाएं, मैन पावर बिल्ड करते जाएं और एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर लें जब हमारे संसाधनों का प्रयोग करने का वक्त आए तो कोई साइबर अटैक हम पर हो जाए और फिर हम कुछ भी न कर पाए। वो कहते हैं कि हमें कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर और CERTIN, जैसे मैंने आपको पहले कहा, इन दोनों को साथ आना पड़ेगा, इन दोनों को काम करना पड़ेगा और एक ऐसा थ्रेड बनाना पड़ेगा जो कि इस प्रकार के जो अटैक्स हैं उनको रोक पाए, जिसमें हेल्थ भी शामिल हो। यानी कि हेल्थ का डेटा भी उतना इंपॉर्टेंट होना चाहिए जितने बाकी डेटा है। सिर्फ डिफेंस डेटा के इंपॉर्टेंट हो जाने से या किसी अन्य प्रकार के डेटा के इंपॉर्टेंट हो जाने से बेहद जरूरी है कि हेल्थ का डेटा भी इंपॉर्टेंट हो। हर एक व्यक्ति की जानकारी, उसकी बीमारियों की जानकारी, उसके व्यक्तिगत स्वास्थ्य की जानकारी उस व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
और सुविमल जी आगे कहते हैं कि यही हमें चाहिए कि सारे संस्थान मिलकर साथ काम करें और ऐसे जो अटैक्स हैं उनसे बचें, और उसमें हेल्थ सेक्टर भी शामिल हो। उसी वक्त वो कहते हैं कि हमें प्रयास करना पड़ेगा कि हमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी मिले, साइबर अटैक्स के अंतर्गत हमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिले। उसमें जो संस्थान है जैसे ग्रुप ऑफ गवर्नमेंटल एक्सपर्ट्स GGE, और उसके अलावा जो यूएस लेड काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव CRI, जो 37 देशों का एक समूह है, और यूरोपियन यूनियन जिसमें शामिल है, इस प्रकार के हमें सहयोग संगठन बनाने पड़ेंगे, चाहे वो भारत में हो चाहे भारत से बाहर हो। जो भी अटैक करते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी देश के वासी होंगे, कहीं ना कहीं से वो ऑपरेट कर रहे होंगे। तो अगर हमारा इंटर कॉन्टिनेंटल या एक अंतरराष्ट्रीय संगठन होगा जो हमें इस प्रकार के अटैक से बचा पाए तो बहुत अच्छा है। क्यों ना भारत ऐसे प्रयास करे। तो हमने मोटे तौर पर आज देखा कि भारत के साथ समस्याएं क्या हैं साइबर सिक्योरिटी में, उनसे निपटने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं, कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो इसके लिए महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। तो ये जो सारी जानकारी है इसके बेसिस पर आप एक अच्छा उत्तर फ्रेम कर सकते हैं अगर मेंस का आंसर साइबर सिक्योरिटी पर आप लिखते हैं, या प्रीलिम्स में कुछ ऐसे फैक्ट्स आपको बेहद जरूरी हो सकते हैं जो आप यहाँ से वहां प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा एक बेसिक ओवरऑल ब्रॉड समझ के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप ऐसे आर्टिकल्स को लगातार फॉलो करते रहें। हम एडिटोरियल एनालिसिस में आपसे कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।